मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई हज हाउस के मुख्तलिफ तामीरात का इफ्तिताह किया और हज 2021 के तनाजुर में मौजूदा हालात और सऊदी अरब हुकूमत की गाइडलाइंस को लेकर रिव्यू मीटिंग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल दरामद किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हज कमेटी वैक्सीन के हवाले से एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है जान है तो जहान है। अभी जो हमने हज की एप्लीकेशंस वगैरह ली, उसके बाद जो वैक्सीनेशन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट की हज कमेटीज को डायरेक्शंस दिए थे, उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही साथ सऊदी अरब के सरकार ने जो अभी वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अभी गाइडलाइंस वगैरह दी हैं उसके बारे में भी हमने रिव्यू किया। हालांकि अभी हज के बारे में 2021 के बारे में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जानकारी में आया है कि कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसको देखते हुए कई मुल्क अपने जो हज पर जाने वाले उनके सिटीजन्स हैं उनको शायद नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने ये फैसला किया है कि हम सऊदी अरब इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में हम सऊदी अरब सरकार के साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उनका जो भी फैसला होगा भारत उस फैसले के तहत ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, हज को लेकर अभी लोगों में असमंजस बना हुआ है, सऊदी अरबिया के साथ अब लगातार चर्चा में, तो अभी मुस्लिम कम्युनिटी जानना चाहती है किस तरह से हमारी तैयारी पूरी है और जो भी सऊदी सरकार का फैसला होगा हम उनके फैसले के साथ हैं। वो भी जो है वो लोगों की सेहत, लोगों की सलामती उनकी भी प्रायोरिटी है, हमारी भी प्रायोरिटी है। और आज भी हमने जो है वो रिव्यू मीटिंग की है जिसमें कि ऑनरेबल एम्बेसडर सऊदी अरब में जो हमारे हैं, काउंसलर जनरल, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिसर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल, सभी लोग बैठे हुए थे और एक बार डिस्कस किया है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली इस पैंडेमिक पीरियड में लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, ये हम सब की प्रायोरिटी है। अगर तैयारियां हो जाती है, अगर चाहते हैं तो, अगर वैक्सीन को लेकर अभी दिक्कत है लोगों में, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सारा आकलन कर लिया है। लोगों ने वैक्सीनेशन का, हमने जो भी यहाँ से लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बहुत बड़े पैमाने पे कर लिया है। वैक्सीन को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया है, जान है तो जहान, वो किस तरह से काम करेगी? देखिए, जान है तो जहान है। ये कुछ जगहों पर वैक्सीन को लेकर के आशंकाएं, अफवाहें कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने फैलाई। एक तरह से जो वैक्सीन पर जो है वो सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश हुई, उसका थोड़ा नुकसान हुआ। और जिन लोगों ने ये किया है वो लोगों की सेहत और सलामती के साथ साथ मुल्क के भी जो है वो दुश्मन है। इसलिए हमें सब मिल करके इस जागरूकता पैदा करेंगे और वैक्सीनेशन के लोग दूर हैं वैक्सीन से, उन्हें किस तरह से आप जागरूक करें? उन जागरूकता पैदा करेंगे। वैक्सीन के उनकी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों में गलतफहमियां हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही हज को लेकर जिस तरह से एक पूरी रणनीति तय कर ली गई है, पूरी तरीके से हज हाउस तैयार है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से अनुमति मिलती है उसके बाद वो अपना आखिरी निर्णय लेंगे। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। मुंबई में मुसलसल बारिश के दौरान मलाड मालवानी इलाके में एक इमारत मुनहदिम हो गई जिसमें 11 लोगों की मौत और 18 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। साथ ही मुल्किन के अहलखाना के लिए 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। वादे है कि मुंबई रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में मानसून के दस्तक देने के बाद से मुसलसल तबाहियां हो रही हैं। आमदोरफ्त के जराए भी बंद हैं। बिहार के बांका जिले में वाक़ एक मस्जिद में हुए धमाके में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। एनआईए ने मुकामी थाने में दर्ज मामले को टेक ओवर किया है और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले बिहार एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी। वाज़ेह है कि मस्जिद धमाके में 33 बरस के एक आलिम दीन की मौत हुई है। कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शमूलियत से मेरा जाती नुकसान है।
पार्टी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद ने लंबी छलांग लगाने की कोशिश है, देखते हैं बीजेपी पार्टी इनको कौन सा ओहदा देती है। हमारे नुमाइंदा रंजीता झा ने हरीश रावत से बातचीत की। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। रावत सर, जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दिया और कई राज्यों में इंटरनल इनफाइटिंग की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। पंजाब का आप खुद ही देख रहे हैं, राजस्थान में जो स्थिति है वो सबके सामने है। किस तरह से कांग्रेस निपटेगी इससे? देखिए, जितिन के जाने से व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई मुझसे कहे तो मैं जरूर दुखी हूँ, मगर पार्टी पर कोई असर पड़ेगा नहीं दिखाई देता। देखिए, इस समय लोग अब कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में उभारना चाह रहे, पब्लिक उभारना चाह रही है। ये स्थिति ठीक वैसी आ रही है जैसी 78-79 में थी कि कांग्रेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन पर थी, लोग खोजे नहीं मिलते थे, बड़े बड़े सूरमा सब भाग गए थे, लेकिन हालात बदल गए। तो आज लोगों को राहुल जी और सोनिया जी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है एक विपक्ष के रूप में, और लोगों को ये उम्मीद बन रही है कि ये जो लोगों को हमने इतना बड़ा विश्वास दिया था और वो केवल बातों के बहादुर हैं, काम के बहादुर नहीं हैं, तो अब लोग काम के बहादुर, सेवा के बहादुरों को खोज रहे। लेकिन रावत सर, युवा जो है वो छोड़ कर जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, सचिन पायलट ने भी एक बार कोशिश कर ली थी जाने की। राहुल गांधी की टीम में ये सिंधमारी जो की जा रही है, इसको आप राजनीति में एक आध दो बार MP रहने, मंत्री रहने के बाद कोई युवा नहीं रहता। ये खाए खुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जब कहीं और जो है हरा वो दिखाई देता है तो उधर की तरफ चले जाते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जिस पार्टी ने जिस उम्र में इन लोगों को दे दिया, पुरस्कार दे दिया, उस उम्र में अब इनके पिताजी लोगों के साथ हम एक साथ संसद में आए थे, लेकिन मंत्री इनके साथ ही बने हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी वो नहीं उठाया, क्योंकि हम धरती देख करके आए थे, जमीन से आए थे, कांग्रेस की फिलॉसफी से आए थे। ये लोग थोड़ा सा वक्त से पहले, तो इसलिए अब ये बड़ी छलांग के चक्कर में गए हैं। देखते हैं भाजपा कितनी बड़ी छलांग लगवाती है इनको। आज पंजाब की रिपोर्ट दे दी जाएगी? हमने आंशिक रूप से दे दी है और कुछ पॉइंट्स और हम समराइज करके दे रहे हैं। धन्यवाद। तो हरीश रावत है हमारे साथ बात करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ उम्मीद लेकर जितिन प्रसाद वहां गए हैं। व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जो है वो नुकसान हुआ है जितिन प्रसाद के जाने से, लेकिन पार्टी को कोई खास नुकसान होगा ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गाजियाबाद में कोरोना के मामले की कमी के मद्देनजर अनलॉक का ऐलान किया गया था, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही। लोग बगैर मास्क लगाए सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से मुसलसल कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों से खातिर खा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। गाजियाबाद अनलॉक हो गया है, लेकिन बेवजह लोग सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बारे में बात करते हैं गाजियाबाद के SP देहात इरज राजा से। सर, 24 घंटे में क्या कार्रवाई की गई है जिस तरीके से अनलॉक हुआ है और लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं? जैसे कि लगातार लॉकडाउन में भी कार्रवाई लगातार की जा रही थी। जो बगैर मास्क के लोग घूम रहे थे, सही तरह से मास्क नहीं लगा रहे थे, इसके अलावा जो लॉकडाउन वायलेशन कर रहे थे उनके विरुद्ध भी हम मुकदमे लिखवा रहे थे। उसी के क्रम में लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये कार्रवाई लगातार जारी है और जो लोग लापरवाह हैं, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं या मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध, और जो दुकानें असमय खोल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद खोल रहे हैं, शाम के समय में लेट खोल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से पिछले 24 घंटों में लगभग 2200 चालान मास्क के किए गए हैं और लगभग 65 मुकदमे जो कि लॉकडाउन से संबंधित मुकदमे हैं वो भी लिखे गए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। लगभग गाजियाबाद 3 क्षेत्रों में जैसे बटा हुआ है, देहात SP सिटी 1 का एरिया है और SPD 2 का एरिया है। तो तीनों क्षेत्रों में ज़बरदस्त चालान किए गए और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और यही संदेश है सबके लिए कि लॉकडाउन जो भी अब चीज़ें हैं, मास्क का उपयोग सही तरीके से करें ताकि संक्रमण फैलने से बचाया जा सके। जनता से और कितनी अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना निकले? संक्रमण का खतरा अभी रुका नहीं है। नहीं, बिल्कुल संक्रमण का खतरा अभी रुका नहीं है। अभी भी अगर हम लोग लापरवाह होंगे या फिर सही तरीके से मास्क का उपयोग नहीं करेंगे और लापरवाह तरीके से घूमेंगे बिना काम के, तो ऑब्वियसली संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो इसमें सबसे यही निवेदन है कि सभी लोग
पालन करें, सभी जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड की नियमावली की उसका पालन करेंगे तो हम संभवतः बहुत ही जल्दी इस खतरे से पूर्ण रूप से निजात पा पाएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इरज राजा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, बेवजह कोई भी घर से बाहर ना निकले और पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिश को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड इम्यूनो। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का देहरी दौरा। योगी कल वज़ीर आज़म मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी योगी मुलाकात कर सकते हैं। तो वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, कल वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। योगी कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी योगी की मुलाकात होगी। दरअसल दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए जहां 18 साल से 44 साल तक की उम्र के अफराद को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अस्पताल मुलाजमीन और डॉक्टरों के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। कुछ वैक्सीन बची है तो वो दूसरी डोज के तौर पर दी जा रही है। ऐसे हालात को देखते हुए मरकजी और दिल्ली हुकूमत के दावे खोखले नजर आ रहे हैं।
एम्स अस्पताल में भी आज से शुरू हो जाएगा ड्राई वैक्सीनेशन, यानी कि एम्स अस्पताल में भी आज से 18 साल से लेके 44 साल तक के लोगों को जो फर्स्ट डोज लगनी है वो नहीं मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट डोज के लिए 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन ये ख़त्म हुई है ये कुछ समय के लिए हुई है और जैसे ही वैक्सीन शुरू आएगी वैसे ही ये हम दोबारा से शुरू कर देंगे। इस समय हम अस्पताल में, एम्स अस्पताल में ही खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो जो सेकेंड डोज अगर किसी को लगवानी है तो वो चल रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट डोज लगवानी है 18 से 44 तो वो बंद हो चुका है, कुछ समय के लिए बंद किया गया है। एम्स के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है। अभी 18 to 45 में तो अभी मिलनी स्टार्ट हुई नहीं थी दिल्ली गवर्नमेंट से, अभी हमारे को मतलब वैक्सीन नहीं मिला। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि सेकंड डोज जो है वो अभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रहा है। फर्स्ट डोज का ये है कि 1-2 दिन के लिए अभी स्थगित किया गया है थोड़ी सी शॉर्टेज उसके कारण, बट हाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट डोज जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुका है और सेकंड ड्यू है वो अभी तक जारी है, चल रहा है। अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज अभी 18 से 44 वाला नहीं लगा है तो क्या उसके लिए भी किसी तरीके की यहाँ पे वैक्सीन नहीं लग रही है? हाँ, मैं वही बताया ना आपको कि जो फर्स्ट डोज मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स उनको लग चुकी है, तो सभी अभी सेकंड डोज की स्टेज में हैं। तो फर्स्ट डोज का ये है कि थोड़ी टाइम बिंग के लिए उन्होंने स्थगित किया है, कोई थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है तो 2-3 दिन के लिए स्थगित किया। बाकी ये है कि ज़्यादातर फर्स्ट डोज लग चुकी है हेल्थ केयर वर्कर को, सेकंड डोज ही जो पेंडिंग है वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है। सेकंड डोज अवेलेबल है? एब्सोल्युटली वो अवेलेबल है और चल रहा है उसका, कोई भी जाके सेकंड डोज अपनी हेल्थ केयर वर्कर लगवा सकता है। सुना आपने, ये थे एम्स के प्रोफेसर जिनका साफ कहना था कि फर्स्ट डोज अभी कुछ समय के लिए स्थगित की गई है क्योंकि अस्पताल में फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि ये जो फर्स्ट डोज है जिन हेल्थ वर्कर्स को नहीं लगी है तो दोबारा से शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 3 सालों में 2 हुकूमतें बदल चुकी हैं, लेकिन अक़लियती इदारों की आज तक तश्कील नहीं होने से अक़लियतों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। अक़लियती इदारों की तश्कील को लेकर भोपाल में मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदा कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया और हुकूमत से अक़लियती इदारों के जल्द से जल्द तश्कील किए जाने का मुतालबा किया गया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां सभा नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, भोपाल में मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा कमेटी की आज मीटिंग हुई है, क्या मकसद था इस मीटिंग का? देखिए, मीटिंग का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में 2018 में असेंबली इंतखाबात हुए, तो इंतखाबात के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की हुकूमत आई, तो उसके बाद फिर 1.5 साल से शिवराज जी की हुकूमत है। हुकूमत पर हुकूमत बदली, लेकिन मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की तश्कील नहीं हो सकी। चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, हज कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें या दूसरे इदारों की, तमाम इदारों की जो है तश्कील नहीं हुई। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने आज मीटिंग की, क्या मतलब है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2018 से अक़लियती इदारों में किसी भी जिम्मेदार की तश्कील नहीं हुई है और पूरे सूबा मध्य प्रदेश के अक़लियतों से जुड़े मसाइल पूरी तरह पेंडिंग में पड़े हैं। तो आज हमारा मकसद ये है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि यहाँ के अक़लियती इदारों की तश्कील की जाए और हम इंशाअल्लाह जो है ख़त के ज़रिए वज़ीर आला मध्य प्रदेश से मुतालबा करेंगे और उसके बाद भी अगर हमारे मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी गई तो मरकज़ी हुकूमत की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि जल्द से जल्द सूबा मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों की तश्कील हो और अक़लियत तश्कील। आप लोगों ने जो है मदरसा से जुड़े हुए हैं, मदरसा कई सालों से तनख्वाहें भी नहीं मिली और मदरसा बोर्ड की तश्कील भी नहीं हुई। जी हाँ, मदरसा बोर्ड से बहुत सालों से हमें तनख्वाहें, हमारे जो काम करने वाले हैं उनको तनख्वाहें वगैरह नहीं मिली हैं। तो अक़लियत के सारे दफ्तर बंद हैं, तो दफ्तर में जाओ तो चक्कर लगाना ही रहता है बस। इसके अलावा ना तनख्वाह का कोई वो है ना हमारे काम का वो है। इदारों का कोई सरबराह है ना अक़लियती कमीशन है, तो आप लोगों को दिक्कतें क्या आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी अक़लियती वो जो जी क्या मुश्किल है आपके सामने? हमारे सामने जो तनख्वाहें नहीं आ रही हैं वक्फ बोर्ड से, वो तनख्वाहें चालू होना चाहिए। जो तनख्वाहें, देखिए यहाँ पर आदम कई चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ मसाजिद कमेटी जो नया साल माली साल 2021 जो है अप्रैल में शुरू हो गया, लेकिन मसाजिद कमेटी की बात करें या दूसरे इदारों की बात करें, उनको अभी तक ग्रांट भी नहीं जारी हुई है। जब अक़लियती इदारों में कोई सरबराह नहीं है तो सबसे बड़ा मुश्किल मामला यह है कि ये लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर
फरियाद किससे करें जब अक़लियती इदारों में कोई चेयरमैन नहीं, कोई कमेटी नहीं, चाहे हम हज कमेटी की बात कर लें, वक्फ बोर्ड की बात कर लें, मसाजिद कमेटी की बात कर लें या मदरसा बोर्ड की बात कर लें, तमाम इदारों के हालात एक जैसे हैं। ये लोग तमाम लोगों ने मीटिंग की है, ये चाहते हैं कि अक़लियती इदारों की तश्कील हो और उनके मसाइल का हल निकल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। चौसठवें BPSC इम्तिहान में मुस्लिम तलबा तालबात ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 64वें इम्तिहान के नतीजे से अक़लियती तलबा के लोगों में भी खुशी की लहर है। पटना में मुक़ीम बिहार हज भवन कोचिंग के 104 तलबा में 49 तलबा और तालबात कामयाब हुई हैं, जिसमें 30 तलबा और 19 तालबात शामिल हैं। 16 उम्मीदवार जामिया मिल्लिया इस्लामिया कोचिंग एकेडमी के। आज हम ऐसे तलबा से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किया और बाद में जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की और कामयाब हुए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 16 उम्मीदवारों ने बिहार सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई किया है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज अख्तर साहब, 96 रैंक आई है और पुलिस सर्विस के लिए चुने गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सफ़र कैसा रहा, कितनी जद्दोजहद, प्रेशर, सब चीज़ों का सामना किया? जी, तैयारी तो मैंने 2016 से शुरू की थी यूपीएससी की। फिर बाद में ऐसा था कि 2 अटेम्प्ट लेने के बाद वहाँ प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने स्टेट के सर्विसेज को भी प्रेफर किया। मैंने यूपी का दिया, मैंने बिहार का दिया। तो फिर बिहार वाले में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन मेरा बिहार पुलिस सर्विसेज में हुआ है। तो मैं खुश हूँ। ये एक लंबा सफ़र रहा है, बहुत सारी नाकामयाबियाँ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन फेलियर्स से सीखें कि क्या कमी रह गई है और उसको ओवरकम करके आप अपने मकसद की तरफ बढ़ें। जिस तरह से आपने बताया कि 2016 में तैयारी शुरू की, हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा था आप जॉब कर रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया था कि मन था कि बस अब इस फील्ड को छोड़कर चले जाना है, ऐसा क्या हुआ था? जी, मैंने 2016 में जॉब छोड़ा था। पहले मैं TCS में था बैंगलोर में, तो मैंने तैयारी शुरू की थी। तो 2016 में मैंने यूपीएससी दिया, उसमें प्री नहीं क्लियर हुआ, फिर 17 में भी नहीं हुआ, फिर 18 में मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, तो मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो उस वक्त मुझे लगा कि बहुत सारे सेल्फ डाउट है कि मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, या ये फील्ड मेरे लिए सही है कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं आपके कैपेबिलिटी पे, डिसीजन मेकिंग पे। फाइनली मैंने देखा कि जो मेरे छूट रहे हैं बहुत नज़दीक थे, 1 नंबर 2 नंबर से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पास में हूँ, थोड़ा और मेहनत करूँगा तो मैं उस तरफ हो जाऊँगा। तो फिर मैंने फिर से तैयारी शुरू की और उसमें स्टेट वाले में मुझे कामयाबी मिली। मैं आगे भी यूपीएससी ट्राई करता रहूँगा क्योंकि अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अच्छा, अगर देखें तो ये काफ़ी लंबी आपकी जर्नी है जो रही है। इस दरमियान फैमिली का किस तरह से सपोर्ट मिला? क्योंकि लगातार नाकामी, प्रेशर, जॉब छोड़ना, सिक्योरिटी नहीं है, तो इसको लेकर के क्या रहा? जी, फैमिली जो थी मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि थ्रू आउट मैंने जो फेलियर फेस किया है, मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि रीथिंक अबाउट इट। उन्होंने बोला जो तुम्हें बेहतर लगता है यू डू इट, वी विल सपोर्ट यू। तो यही जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, जो पेरेंट्स हमेशा साथ में थे, इसने कहीं ना कहीं ये हिम्मत दिया कि मैं ट्राई करता रहूँ और उसी का नतीजा है कि मैं आज सेलेक्टेड हूँ। क्योंकि आपने बताया आप पटना से हैं और पटना से आपकी एजुकेशन हुई, तो ये जो बिहार को लेकर के एक फ़ैसला था कि बिहार के लिए हमें ट्राई करना चाहिए और 2018 में आपने वहाँ पर दिया और उसी का रिज़ल्ट है। तो इतना लंबा अरसा लगा, 2018 में एक जो एग्ज़ाम शुरू किया था, तो कितनी उम्मीद थी इसको लेकर के, और जब ये रिज़ल्ट आया तो क्या महसूस किया? जी, जब प्रोसेस शुरू किया था तो उसमें ऐसा था कि कोई रिज़ल्ट आया नहीं था पॉजिटिव में। तो पहली बार जब बिहार क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि चलो एक हर्डल मैंने पास किया पहला, तो इसको अच्छे से देते हैं। तो फिर मैंने जो मटेरियल्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, मैंने इकट्ठा किया, सिलेबस इकट्ठा किया, फिर मैंने मटेरियल। हुकूमत सऊदी अरब ने ख़वातीन को मज़ीद आज़ादी फराहम की है। नए कानून के मुताबिक गैर शादीशुदा, तलाक़शुदा और बेवा ख़वातीन अब अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं। इससे कबल सऊदी अरब में इस तरह की ख़वातीन को सरपरस्तों के साथ रहने का हुक्म था। शरिया कोर्ट ने आर्टिकल 169 जारी करते हुए इस तरह की ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी फराहम की है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला करा। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।